ये प्रेस वार्ता दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में है और सिर्फ पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर है। इसीलिए मुझे कहा गया कि आप आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। पर्यावरण से लेकर 4 या 5 जो मुद्दे चर्चा में रहे हैं, इस पर बातचीत होती रहती है। इसके बारे में कांग्रेस का क्या विचार है, क्या सोच है। मैं दिल्ली की राजनीति पर बोलने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जो आपके भी जो कुछ सवाल हैं वो हमारे अनिल भारद्वाज जी से पूछे, देवेंद्र यादव जी से पूछे, हमारे दीपक बबरिया से पूछे। मैं सिर्फ पर्यावरण पर ही बोलूँगा, पर्यावरण तक ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीमित रहेगी। पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है और 25 तारीख को दिल्ली के 7 सीटों में चुनाव होने वाला है। इन 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनगठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री की भाषा से ये जरूर महसूस होता है कि वो घबराए हुए हैं और जिस तरीके से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं और बाद में कहते हैं मैंने ये कुछ नहीं कहा। थोड़ा याददाश्त भी वो खो रहे हैं मेरे ख्याल में। तो प्रधानमंत्री के परेशानी से, पीड़ा से, दुख से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो बौखलाए गए हैं। वो जान गए हैं कि 4 तारीख को वो आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें दिल्ली के चुनाव के पहले ही 25 तारीख के 5वें चरण के चुनाव के पहले ही इंडिया जनगठबंधन की पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है। दिल्ली के चुनाव में पर्यावरण एक विशेष स्थान रखता है और मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष दिल्ली से संबंधित 5 पर्यावरणिक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दुनिया भर के शहरों में, महानगरों में अगर आप देखें, दिल्ली उसी कैटेगरी में आएगा जो सबसे प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण इतनी भयंकर मात्रा में है दिल्ली में। अगर आप तुलना करें अन्य महानगरों से हमारे देश में, विश्व भर के महानगरों में, तो दिल्ली का स्थान पहले या दूसरे नंबर पर आता है। और दिल्ली जिस जगह स्थित है और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार पर प्राथमिक जिम्मेदारी डालता है। अगर केंद्र सरकार इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, किसी भी केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूं, तो दिल्ली के पर्यावरण की समस्याएं सिर्फ दिल्ली सरकार इससे निपट नहीं सकती। प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि दिल्ली की पर्यावरण की समस्याएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस जगह में दिल्ली स्थित है। तो पहली बात तो यह है कि वायु प्रदूषण को लेकर पिछले 10 साल में
जो प्रयास किए गए हैं, जो दावा किया गया है, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। और आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है दिल्ली वासियों के लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उसका कुछ असर नहीं हुआ है। दिल्ली के आसपास 11 बिजली स्टेशन हैं जो कोयला इस्तेमाल करते हैं। 11 ऐसे बिजली के स्टेशन हैं जो दिल्ली के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं, जो कोयला का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मैं बोल सकता हूं विश्वास के साथ, सारे बिजली के स्टेशनों के लिए वायु प्रदूषण मानक तय किए गए थे। और इस मकसद के साथ कि ये मानक लागू हों और जो स्टेशन मानक का उल्लंघन होता है उन स्टेशनों, उसको हम बंद करा देंगे। यह निर्णय लिया गया था 2009 में। आज असली बात यह है कि 11 में से जो बिजली स्टेशन हैं, 9 स्टेशनों में किसी न किसी मानक का उल्लंघन हुआ है। पहले मोदी सरकार ने कहा 2017 के पहले ये मानक पालन करना अनिवार्य है। बाद में 2019 बना, बाद में 2021 बना, अभी कहा गया है कि 2027 तक ये मानक का पालन आप कर सकते हैं। तो जो तय किया गया था 2 साल के अंदर, 2013 के पहले ही सारे 11 बिजली स्टेशनों में जो वायु प्रदूषण के मानक तय किए गए थे, और ये बड़े प्रगतिशील मानक थे, विज्ञान के आधार पर ये मानक तय किए गए थे, उसका बार बार उल्लंघन हुआ है। और मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है। और इसका नतीजा ये है, आप पंजाब को दोषी ठहराओ, हरियाणा को दोषी ठहराओ, उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराओ, पर असली बात यह है कि दिल्ली के आसपास जो 11 बिजली के घर हैं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, वहाँ वायु प्रदूषण के मानक का उल्लंघन होता रहा है पिछले 10 साल से। और इसका नतीजा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। तो पहली बात तो यह है, वायु प्रदूषण को लेकर जिस गंभीरता से एनफोर्समेंट होना था, कानून लागू होने थे, मानक लागू होने थे, वो नहीं हुआ है और दिल्ली की जनता वो भुगत रही है। दूसरी बात, दिल्ली में रासायनिक प्रदूषण या रासायनिक, इसको आप कह सकते हैं रासायनिक संदूषण, यानी कि केमिकल कंटेमिनेशन। हमारे देश में 3 ऐसे प्रतीक हैं, सिर्फ दिल्ली में ही हैं, रासायनिक संदूषण के प्रतीक, भयंकर रासायनिक संदूषण के प्रतीक। एक गाजीपुर है, दूसरा ओखला है और तीसरा भलसवा है। तीनों जगहों में गया हूं। तीनों के लिए हमने योजनाएं तैयार की थी 2010 में। आज भी ये सैनिटरी लैंडफिल जो कहा जाता है इन 3 साइटों के लिए, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, तीनों रासायनिक संदूषण के खतरनाक प्रतीक बन चुके हैं। और इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं लिया गया है। 12 साल हो गए हैं, जिसमें 10 साल मोदी सरकार के ही हैं। परियोजना तय किया गया था मेरे याददाश्त में 2013 को,
2014 में मोदी सरकार आई, 10 साल उनके पास था। गाजीपुर, भलसवा और ओखला में जो रासायनिक संदूषण है उसे निपटने के लिए वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात जो पर्यावरण के संदर्भ में महत्व रखता है दिल्ली में, ये अरावली जो है, अरावली पहाड़ जो माउंटेन रेंज है अरावलियों का, यहाँ जो अवैध खनन हुआ करता है एक जमाने में, और आज भी कानून का उल्लंघन करके अवैध खनन होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पेड़ काटे गए हैं, लाखों पेड़ काटे गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और इसके वजह से दिल्ली के जलवायु पर भी इसका दुरअसर पड़ा है। और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग राज्य इसमें जुड़े हुए हैं। अरावली में तो गुजरात भी जुड़ा हुआ है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जुड़े हुए हैं। तो केंद्र सरकार के बिना कोई कदम नहीं लिया जा सकता। तो अरावली में जो हम देख रहे हैं, अवैध खनन देख रहे हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो, और इस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं, पर इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अरावली के विनाश के कारण दिल्ली के जलवायु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। इस पर भी केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। चौथा, ईंट के जो भट्टे होते हैं, करीब 350 ईंट के भट्टे हैं दिल्ली के आसपास, और मैं कई ईंट के भट्टे में गया हूं, और इस ईंट के भट्टे को, इस पर कैसे हम आधुनिकीकरण करें ताकि इनसे वायु प्रदूषण कम हो, इस पर भी परियोजनाएं तैयार किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का सहयोग चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ईंट के भट्टे उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी है, क्योंकि काफ़ी ईंट के भट्टे झज्जर में हैं और अलग अलग ज़िलों में हरियाणा के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, घुमा फिरा कर केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, क्योंकि अलग राज्य इसमें शामिल हैं। सिर्फ दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, या हमारी सरकार थी, या आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार भी हो, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार पर ही प्राथमिक जिम्मेदारी पड़ती है। ये ईंट के भट्टे का जो प्रभाव है दिल्ली के वायु पर, इसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पांचवा और अंतिम मुद्दा जो मैं दिल्ली के संदर्भ में उठाना चाहता हूँ, दिल्ली के पर्यावरण के संदर्भ में उठाना चाहता हूँ, वो यमुना को लेकर। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में YAP यानी YAP, यमुना एक्शन प्लान, जापान की सरकार की सहयोगिता से हमने मदद ली। यमुना एक्शन प्लान 1 और यमुना एक्शन प्लान 2 हमने लागू किया, और हमने ये साफ कहा, स्पष्ट कहा, जैसा कि हमने गंगा के संदर्भ में कहा था, कि हमारा मकसद सिर्फ निर्मल यमुना का नहीं है, पर अविरल यमुना का भी है। मैंने बार बार कहा है गंगा के संदर्भ में कि हमारी मिशन गंगा निर्मल गंगा और अविरल गंगा दोनों हमारे लिए महत्व रखते हैं। ऐसे ही यमुना में भी निर्मल यमुना और अविरल यमुना। नमामि गंगे बना 2014 में,
ये यमुना एक्शन प्लान को ख़त्म किया गया और इसको नमामि गंगे में जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि यमुना गंगा से जुड़ा हुआ है। पर एनजीटी के आदेशों के बावजूद जो लापरवाही हुई है पिछले 10 सालों में यमुना को लेकर, मैं समझता हूं अभी यमुना उसी हालत में है, उसी स्थिति में है जो पिछले 10 साल या 12 साल में थी। निर्मलता और अविरलता पर नमामि गंगे का कोई असर नहीं हुआ। और यमुना आप जानते हैं दिल्ली के लिए इतना महत्व रखता है। तो यमुना नदी प्रदूषण को लेकर बातें तो प्रधानमंत्री बहुत कुछ करते हैं, क्रूज लगाते हैं गंगा में, पर यमुना में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। यमुना एक्शन प्लान को खत्म कर दिया। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक समिति का गठन भी किया था, उस समिति को भी इन्होंने खत्म कर दिया। नमामि गंगे का एक ये हिस्सा बन गया, पर अविरलता और निर्मलता पर कोई असर नहीं। तो साथियों, संक्षिप्त में ये कहूँगा कि इंडिया जनबंधन की सरकार जो बनने वाली है, मैं अगर बनने वाली है नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी बनने वाली है। इंडिया जनबंधन सरकार की प्राथमिकता अपने काम से, अपने कार्यों से, सिर्फ कागजी वादे नहीं है, ये भाषणों के लिए नहीं है, पर अपने काम से ये 5 जो मुद्दे मैंने उठाए हैं दिल्ली के संदर्भ में, उसको प्राथमिकता जरूर देगी। वायु प्रदूषण, रासायनिक संदूषण, अरावली को फिर से वृक्षारोपण, अवैध माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को खत्म करना, यमुना एक्शन प्लान को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना, और जो एनजीटी के आदेश हैं, जो मानक तय किए गए हैं गुणवत्ता के लिए, उसको एक समय सीमा के अंदर उसको हासिल करना। यहाँ के बिजली घरों में जो प्रदूषण के मानक का उल्लंघन हो रहा है, उसको फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और जो अलग अलग प्रदूषण के स्रोत हैं जिसमें ईंट के भट्टे विशेष महत्व रखते हैं, उनके भी जो समस्याएं हैं, उनको भी हमें इस परियोजना में शामिल करके दिल्ली वासियों के लिए हम राहत पहुंचाने की गारंटी देते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये पर्यावरणिक मुद्दे बहुत महत्व हैं। ये पर्यावरण सिर्फ एक मध्यवर्गीय विषय नहीं रहा। एक ज़माना हुआ करता था, लोग कहते थे अरे ये पर्यावरण की बात क्यों करते हो, ये तो मिडिल क्लास इशू है। आज ये मिडिल क्लास इशू नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। सभी को असर करता है, मध्य वर्ग हो, ऊंचे वर्ग के लोग हों, गरीब हों, कोई फर्क नहीं है। सभी लोग पीड़ित हैं प्रदूषण से और संदूषण से, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। और हमारी सरकार, इंडिया जनबंधन की सरकार, पहचानती है कि अगर केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, दिल्ली के पर्यावरण के समस्याएं का हल कभी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आज, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मैं हमारे पार्टी की ओर से
दिल्ली वासियों को ये आश्वासन फिर से दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के प्रदूषण और संदूषण जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उसको प्राथमिकता देगी इंडिया गठबंधन की सरकार, और हम एक समय सीमा के अंदर फर्क दिखाएंगे कि दिल्ली महानगर जो हमारे देश की राजधानी है, यहाँ लोग ऐसे स्वच्छ वायु का उनको अनुभव हो, यमुना में पानी देख सकें, निर्मल पानी देख सकें, यहाँ हरियाली एक ज़माने में जो हुआ करता था वो फिर से हम देख सकें, और जो बार बार कानून जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जिसका बार बार उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। पर्यावरण के बारे में आप पूछिए। मैं जानता हूं आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, पर पर्यावरण के मामले में एक मिनट, राजनीतिक पर्यावरण नहीं, वास्तविक पर्यावरण। 1 by 1। एक मिनट, तरुण जी पीटीआई से। हाँ जी। महिला पर्यावरण से मैंने कहा पर्यावरण से, हाँ। पंजाब केस। एक मिनट वेट। किसको? नहीं, एक मिनट नहीं, आप एक मिनट, आपका बिल्कुल ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखिए, दिल्ली कहाँ स्थित है वो देखिए, भौगोलिक तरीके से वहाँ देखिए, और एक प्रशासनिक नज़रिए से देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। एक मिनट, सॉरी, पूछिए पर्यावरण के बारे में। मैं आपको आंकड़े देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार की आंकड़े हैं कि 11 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हो गए। 11 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हुए थे, सिर्फ 6 कंप्लीट हो चुके हैं, कमीशन हो चुका है, और जो सुवेज जो रोड जाता है यमुना में, उसका सिर्फ मात्र आधा हिस्सा इन प्लांट से थ्रू जाता है। यानी कि सभी प्लीज, यहाँ वो क्वेश्चन चल रहे हैं, प्लीज। तो जितने प्लांट लगने चाहिए थे, 11 प्लांट लगने चाहिए थे, सिर्फ 6 लगाए गए। उन 6 में से 3 या 4 बंद पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यमुना में प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ना होना है, बिल्कुल। इसीलिए यमुना एक्शन प्लान तैयार किया गया था। Delhi continues to be amongst the most polluted cities in the world. Delhi continues to be amongst the most chemically contaminated cities of the world because of Bhalswa, Ghazipur and Okhla sanitary landfill sites. That is the reality, and that is government data. That's not Congress party's data. हाँ जी, हाँ रवि। एक मिनट, रवि त्रिपाठी, आप प्लीज रुकिए, मैं बताऊं। रवि नहीं, दिल्ली पर्यावरण जी, दिल्ली पर्यावरण।
प्रोडक्शन सेंटर जो है कोल बेस्ड है, उसको आप जो प्रदूषण ये हो रहा है, हो गया, बता दो, समझ कोल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक सिस्टम जो क्या सवाल है? कोल प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा। कोल क्या? अरे यार उसको माइक दे दो ना यार। उसको क्या? एक ही सवाल आप रखना, बहुत हो गया। दिल्ली की चारों तरफ से जो 11 इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कोल सिस्टम जो है, कोल प्रोडक्शन, उसको आपने जो अभी हालत में बताया है, तो क्या वो टाइम फ्रेम में हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं अभी, जो मतलब ये अलायंस आते ही इसको प्राथमिकता दिया जाएगी, फर्स्ट इनिशिएटिव दिया है, तो हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक? ठीक है, 2017 तक टाइम दिया गया था इन पावर प्लांट को, 2017 तक। ये मानक तय किया गया था 2011 में, 2017 तक समय दिया गया था इन 11 पावर प्लांट को। 2017 के बाद 2019 बना, 2019 के बाद 2021 बना, और 2021 में मोदी सरकार, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा आपको 2027 तक समय है। मैं समझता हूं 2 साल के अंदर बहुत हो चुका है। 2013 यानी कि 11 साल हो चुके हैं। 2 साल बढ़ा रहे हैं। मेरे विचार में मैक्सिमम 2 साल के अंदर इन सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य बनना चाहिए, और जो कोई पावर प्लांट ये मानक नहीं करता, पालन करता, उसको बंद कर देना चाहिए। जयराम जी, मेरा सवाल है, जयराम जी इधर से सवाल है, जयराम जी मेरा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे ना जो कोयले से संबंधित है, यमुना से संबंधित है, ऐसे सवाल पूछे थे। केजरीवाल बोलते थे कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार है, वो कितना सही? इसके बारे में पार्लियामेंट में कई सवाल पूछे गए हैं, कौन जिम्मेदार है। पर मैं ये कहूँगा, मैं वही जवाब दूंगा आपको, दिल्ली में पर्यावरण की समस्याएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सरकारों के सहयोग के बिना हो नहीं सकता। सभी का सहयोग होना ज़रूरी है, और वो सहयोग कौन हकीकत में बदल सकता है? केंद्र सरकार। तो अगर कोई जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है। अगर मैं केंद्र सरकार में होता, मैं पर्यावरण मंत्री था 26 महीने के लिए, मैंने जिम्मेदारी ली दिल्ली के पर्यावरण के लिए। यमुना पर मैं गया था, अरावली में शीला जी और मैं गए थे। मैंने शीला जी को कहा आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मैं पर्यावरण मंत्री हूं भारत सरकार का, पर मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दिल्ली के पर्यावरण के लिए मैं भी जिम्मेदारी लूँ। ये क्या होता है, आप केंद्र सरकार से पूछो, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार से पूछो कहती है पंजाब सरकार, पंजाब कहती है हरियाणा सरकार। ये फुटबॉल जो है ना जाता रहता है। असली बात ये है कि केंद्र सरकार को पहचानना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। जयराम जी, दिल्ली में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, जैसा आपने भी कहा, इधर से बताना। हाँ जी, दिल्ली में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण 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 थोड़ा माइक में बोलिए। पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, सब ये कहा जा रहा है शीला जी की तरफ से कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसका प्रदूषण दिल्ली लेके आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। अब बात आप फिर वही कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही थी, तो पराली का हमेशा से मुद्दा रहा है, दिल्ली के अंदर अभी भी मुद्दा बना हुआ है। देखिए,
अगर आप थोड़ा इतिहास आप जानने की कोशिश करेंगे, ये जो पंजाब को जो दोषी ठहराया जा रहा है, हरियाणा को जो दोषी ठहराया जा रहा है, ये 2010-2011 के बाद की बात है। पहले ये कहा नहीं जाता था। 2010 में जो कानून बदले गए राज्य सरकारों में, उसके बाद में ही तो बात चली ना। और जो केंद्र सरकार अभी कर रही है, पंजाब के बारे में मैं कुछ कहूँगा। अभी 3 दिन पहले खबर छपी थी कि MSP जो दिया जाता है गेहूं के लिए, चावल के लिए, MSP जो दिया जाता है, जो किसान स्टबल बर्निंग करते हैं उनको ये MSP लागू नहीं होगा। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। किसान संगठनों ने मांग की थी कि ये स्टबल बर्निंग की जो समस्या है इसको अलग तरीके से हल करना चाहिए, इसको MSP के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पर अभी मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है, खास तौर से पंजाब और हरियाणा के सरकार को लिखा है कि जो किसान जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, उनको MSP नहीं दिया जाएगा। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये एक और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी का मिसाल है। सर, यमुना नदी के सुधार के लिए जो आसिका पूर्व बनाया गया, जो मानसेरा पार्क बनाया गया और जो वासुदेव घाट बनाया गया कश्मीरी गेट पर, यमुना के लिए सबसे बड़ी जो हमें पूरा करना है, जो 11 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाले थे पिछले साल तक, उसमें से सिर्फ 6 बने। 11 को पैसा बांटा गया है, सैंक्शन हो चुका है, पर सिर्फ 6 प्लांट बने हैं और उन 6 प्लांट में से 3 या 4 ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। जब तक सुएज का 100% सुएज ट्रीटमेंट नहीं होगा, कभी निर्मलता अविरलता की गुंजाइश नहीं है यमुना में। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी ये जो 11 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए और ऐसा लागू कराया जाए ताकि वो काम कर सके। ऐसे सिर्फ उद्घाटन के लिए नहीं, पर रोज काम करना जरूरी है। सर, यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है आसिका-पूर्व। सर, आसिका-पूर्व जो बनाया गया वो सर सकारात्मक उपलब्धि थी या नहीं? सॉरी, क्या है? आसिका-पूर्व सर, साइड के ऊपर बनाया गया सर, बाढ़ के लिए घाट के लिए। उसको नहीं, तो सवाल क्या है? उस पे सर वो जो बनाया गया सिंबॉलिकल है। बनाया गया, सर जो मानसेरा पार्क बनाया गया और जो यमुना नदी की आरती के लिए वासुदेव घाट बनाया गया, सर इट वाज सिंबॉलिकल। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सिंबॉलिकल है। था सर, नदी के छोरों को जो मजबूत नहीं, सवाल क्या किया गया है, नदी के जो छोर है ना उनको पक्का बनाकर उस पे जब ये सब गेम होते हैं और छठ घाट बना दिए, छोटे इवेंट उस पे तो एनवायरमेंट का सवाल क्या है? सवाल क्या है? उससे इन्वायरमेंट खराब होता है, वो पक्का वो नहीं करना। देखिए, ये गंगा में भी हुआ है, इसीलिए मेरा कहना बिल्कुल समझ लीजिएगा। सरकार को हमेशा निर्मल की बात करते हैं, मैं अविरल की बात करता हूँ। ये सिर्फ निर्मल यमुना नहीं, सिर्फ निर्मल गंगा नहीं, पर अविरल गंगा, अविरल यमुना, पानी बहना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसे बनाओ कि पानी ही नहीं बने, बांध बनाओ, पुल बनाओ। ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होता है नदी पर, आप गंगा में देख रहे हैं, गंगा में ऐसे आप चले जाएं 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर, पानी दिखता ही नहीं है क्योंकि बांध बनते जा रहे हैं। तो अविरलता और निर्मलता दोनों मकसद होने चाहिए यमुना के संदर्भ में। गवर्नमेंट में जब संसाधन विकास मंत्रालय था तो बाद में नमामि गंगे मंत्रालय अलग से बना दिया गया 2014 के बाद। उसमें भी कई करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास गंगा स्वच्छ निर्मल के बनाने के लिए कम से कम इतना खर्च हो चुका है, जो कि कॉमन बात है। लेकिन आज भी गंगा अपने उस स्तर पर नहीं है।
और दूसरा ये कि गंगा के अंदर जो अवैध खनन जो किया जाता है वो कितना जस्टिफाई, क्योंकि गंगा अगर अवैध खनन नहीं होगा तो गंगा का बाढ़ आएगी। मैंने इस सवाल का जवाब विस्तार से परसों दिन दिया है। 14 तारीख जब प्रधानमंत्री नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे तभी मैंने 3 सवाल गंगा के संदर्भ में उनसे पूछा था। और ये बात सही है, 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, पर उसका क्या असर है? कहीं भी कोई स्ट्रेच नहीं है। आप देखिए कन्नौज से लेकर वाराणसी तक देखिए वो स्ट्रेच, या ऊपर वाला स्ट्रेच देखिए, कहीं भी जो मानक तय किए गए थे वो मानक का पालन नहीं हुआ है। गंगा को आज हम निर्मल गंगा नहीं कह सकते। और गंगा के संदर्भ में एक बार मैं दोहराऊंगा फिर, सिर्फ निर्मल गंगा नहीं, प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक बार नहीं कहा है कि अविरल गंगा भी मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदी में पानी नहीं हो, सिर्फ बांध ही बांध हो। उत्तराखंड में सिर्फ बांध ही बांध बन रहे हैं, अलकनंदा में, मंदाकिनी पर, भगीरथी पर, मेन गंगा पर। तो सिर्फ बांध बनने से क्या होता है, सिर्फ टनल ही टनल होता है, पानी कम हो जाता है। नदी में पानी मिनिमम फ्लो होना बहुत जरूरी है और ये यमुना के लिए भी महत्व रखता है। चलिए।